नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ईरान में खामनेई की सत्ता के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शनों और यूरोप में किसानों के गुस्से पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि रूस ने कैसे लिया यूक्रेन से बड़ा बदला, जिससे दहल उठा यूक्रेन। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन, देश के कई शहरों में फैला। इंटरनेट पर लगी पाबंदी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को बताया ट्रंप के भाड़े के सैनिक। वहीं ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हमले पर दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के लिए प्रतिबद्ध। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बार बार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने फिर जताई चिंता। रूस का राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमले का बदला लेने का दावा। यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। हमले में 4 लोगों की मौत। कीव ने बताया यूरोपीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। मर्कोसुर समझौते को लेकर फ्रांस में किसानों का आंदोलन तेज। पेरिस की सड़कों में लगा ट्रैक्टरों का जमावड़ा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। प्रधानमंत्री ने कहा अविश्वास प्रस्ताव से कमजोर होगी फ्रांस की आवाज। भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश। 3 लोग लापता। उत्तरी हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता और वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन यहां चरम मोड़ पर पहुंच चुका है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और खामनेई भी आमने सामने आ चुके हैं। जहां ट्रंप ने धमकी दी है तो वहीं खामनेई ने पलटवार किया है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ईरान की सड़कों पर उठती आग, इंटरनेट पर पाबंदी और सरकार के खिलाफ गूंजती आवाजें, ये एक नए अध्याय की ओर इशारा करती नजर आ रही हैं। ईरान में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन अब एक बड़ा रूप ले चुका है। विरोध प्रदर्शनों की ये लहर देश भर में फैल चुकी है। राजधानी तेहरान समेत मशहद और इस्फहान जैसे प्रमुख शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। देश के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, देश में मोबाइल सेवा पर भी असर पड़ा है। साथ ही कई हवाई उड़ानें रद्द कर दी गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट में देखा गया है कि कई शहरों में ईरान में शाह वंश की वापसी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काम करने का आरोप लगाया है। खामनेई ने चेतावनी दी है कि तेहरान ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल खुश करने के लिए तेहरान में कुछ बदमाशों और दंगाइयों ने एक सरकारी इमारत को तोड़ दिया। ट्रंप को अपना देश संभालना चाहिए। तेहरान ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जो विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने अब हर प्रांत में उथल पुथल मचा दी है और इस संघर्ष में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। मैंने उन्हें बता दिया कि अगर ईरान के अधिकारी देश में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा।
इन विरोध प्रदर्शनों को और हवा देते हुए शाह मोहम्मद रजा पहलवी के निर्वासित पुत्र प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने सभी यूरोपीय नेताओं से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनुसरण करते हुए ईरान के लोगों का समर्थन करने और शासन को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। गौरतलब है कि देश भर में इस आक्रोश के कारण आर्थिक बदहाली है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने की प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल साबित हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या खामनेई की पकड़ कमजोर हो रही है ईरान पर? देखिए चंद्रशेखर जी, अभी कहना मुश्किल है कि खामेनेई जो सुप्रीम लीडर है, अली खामेनेई, उनकी जो पकड़ है वो कुछ कमज़ोर पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सपोर्ट का, जो अली खामेनेई के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बसीज करके हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पूरे देश में जो फैली हुई हैं, एक तरह से वेल ट्रेंड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स। हमें नहीं लग रहा, अभी तक कोई अंदेशा नहीं है कि उसमें किसी तरह की दरारें पड़ रही हों। फिर उसके पीछे जो है वो है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, IRGC जिसको कहते हैं पासदारान फारसी भाषा में। वो एक तरह से बिल्कुल मजबूती के साथ अली खामेनेई के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये पर्टिकुलर पिवट्स जो हैं, अगर ये नहीं हिलती, तो मुझे नहीं लगता कि हम उस स्थिति पे हैं कि इस निर्णय पे पहुंच सकें कि कमज़ोर हो रही है अली खामेनेई सुप्रीम लीडर की ग्रिप। प्रोटेस्ट तीव्र चल रहे हैं, लेकिन अभी बैलेंस ऑफ पावर ऐसा नहीं है कि रिजीम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता अभी हम उस स्थिति पे पहुंचे। अतुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी वहाँ पर चल रहा है, विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कई जगह हिंसा भी हो रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्यों हो रहा है? अगर आपको ये लगता है कि उनकी पकड़ कमज़ोर नहीं हो रही है, तो ये सब हालात क्यों बने हुए हैं वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर जी, कि ये पहली बार नहीं है कि ईरान के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब मैं वहाँ पर एक रिपोर्टिंग करता था एक टाइम पे, 2009 में मैंने खुद प्रोटेस्ट देखे हैं। एक चुनाव के बाद जो हुए हैं, बहुत ही पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद भी, लेकिन ये नहीं हुआ कि तख्ता पलटा गया। अभी हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस पीछे ऐसे कोई 2-3 साल पहले की बात है, उसके ऊपर भी ऐसे स्थिति एक उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसमें भी ये नहीं था कि रिजीम चेंज हो जाए। इस वक्त मुझे जो लग रहा है कि टाइमिंग एक तरह से हमें देखने की ज़रूरत है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में हमने देखा हमास के युद्ध के दौरान, तो एक तरह से इस वक्त ऐसा शायद बाहरी ताकतें जो हैं उनको लग रहा हो कि इस वक्त अंदर से ईरान कमजोर है पहले के मुकाबले में। ठीक है अतुल जी, अब इसी ओर आते हैं। जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से धमकी दी गई है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया तो अंजाम भुगतना होगा, दूसरी ओर खामनेई कहते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं ये ट्रंप को खुश कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? अब देखिए कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, अगर थोड़ा गहराई से देखें तो आप किस तरह से रेजिम चेंज कर सकते हैं, या आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं जो पहले भी हुई हैं, अमेरिका ने भी की हैं और इजराइल ने उसकी शरण में की हैं। तो लेकिन आप एरियल स्ट्राइक से रेजिम नहीं बदल सकते, उसके लिए आपको ज़मीन पे अपने ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि उस तरह की मंशा अमेरिका में अभी है। तो एक तरह से इसको अंजाम देना अपनी धमकी को मुझे मुश्किल लग रहा है। सिर्फ एक कारण है, अगर इंटरनल रिवोल्ट जिसकी जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, अगर ये बिल्कुल फैल जाती है और एक तरह से जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं बसीज और IRGC वो एक तरह से वहाँ दरारें पड़ती हैं, तब अंदरूनी कॉम्बिनेशन होगा कि अंदरूनी ताकतें जो तख्ता पलटने चाहती हैं और साथ में जो बाहर से आ रही हैं,
अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपका जो आता है फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, तो ये पूरा एक परफेक्ट स्टॉर्म जब तक इकट्ठा नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता हम वहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पर रजीम चेंज हो जाए। और दूसरी ओर खामनेई का ये कहना है कि ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं ये ट्रम्प को खुश कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोनों तरफ से एग्जैजरेशन आ रही है। एक तरह से ये बढ़ा चढ़ा के अगर आप कहेंगे कि सिर्फ बाहरी ताकतें हैं तो मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। अंदर एक प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति ईरान की बिगड़ी है पहले के मुकाबले। ऑयल के जैसे जो सैंक्शंस लगी हैं वो रियल सैंक्शंस हैं। तो एक तरह से आर्थिक रूप से देखा जाए तो वहाँ पर ज़रूर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहना कि सिर्फ बाहरी शक्तियां कर रही हैं वो गलत होगा, लेकिन ये भी कहना कि सिर्फ जो है डोमेस्टिक शक्तियां काम कर रही हैं और बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं है वो भी गलत होगा। तो स्थिति कहीं बीच की है अभी इस समय। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हैं लेकिन इतने नहीं कि रजीम को तख्ता पलट दें। इस सब के बीच हम आपसे ये जानना चाहें कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आगे अब कौन सी बड़ी चुनौती है? क्या जो अभी हालात बने हुए हैं उनको वो नियंत्रित कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अभी तक नियंत्रण करने की जो इंस्टीट्यूशन ढांचा है वो भी अली खामेनेई के पास है। और जहां तक प्रोटेस्ट को एक तरह से उनको उनके जवाबी कार्रवाई प्रोटेस्ट के लिए उसी एक तरह से मंशा है और एक ट्रेडिशन रही है ईरान में, तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल कर पाने की स्थिति में है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और डालना चाहूँगा कि अली खामेनेई काफ़ी उम्र में अब आगे बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ भी अंदरूनी एक तरह से जो क्लरिक्स की जो यूनियन होती है, इनकी जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वहाँ पर भी कुछ दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखी नहीं है वो बात। तो अगर अब मैं इसको अगर समअप करूं तो मेरा तो आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोप के कई देशों में इन दिनों किसानों के कारण इन देशों की सत्ताएं भारी परेशानी में हैं। ग्रीस से लेकर फ्रांस तक सड़कों पर किसान देखे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आक्रोश इतना जबरदस्त है कि फ्रांस जैसे देशों ने अपने घुटने टेक लिए हैं। फ्रांस ने तो यह भी कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में किसानों की मांगों का समर्थन करेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किसान इतना आक्रोशित क्यों हैं और फ्रांस जैसे देश इस गुस्से से इतना चिंतित क्यों हैं। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सड़कों पर उड़ती धूल, ट्रैक्टरों का कारवां और पेरिस के आकाश में गूंजता किसानों का गुस्सा। ये महज एक विरोध नहीं, ये एक ऐलान है, हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारी मेहनत को बचाओ। सड़कों पर किसानों की आह अब एक तूफान का रूप ले चुकी है। ग्रीस से लेकर फ्रांस तक किसानों का आंदोलन अब एक मुहिम बन चुका है, जो दक्षिण अमेरिकी देशों से होने वाले व्यापार समझौते के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतर आया है। पेरिस में पहुंचे किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया और आर्क डी ट्रायोम्फे जैसे प्रमुख स्थलों को घेर लिया, जिससे व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।
ट्रैक्टरों की लंबी कतारें और अपनी मांगों को लेकर अड़े हजारों किसान यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों, व्यापार समझौतों और आर्थिक दबावों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। फ्रांस के सबसे बड़े किसान यूनियन के नेताओं ने 20 जनवरी को स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन पार्लियामेंट में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ये किसान दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ यूरोपीय संघ के प्रस्तावित मार्कोसुर व्यापार समझौते का तीखा विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे सस्ते आयातित सामानों की बाढ़ आ जाएगी और स्थानीय किसानों की आजीविका खत्म हो जाएगी। लोग हमारे साथ हैं। हमें यह कहना बंद करना होगा कि लोग हम पर भड़केंगे। हम सफल होंगे, हम व्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि किसान संघ हमें एक आखिरी मुकाबले के लिए साथ लाया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। हमें हर तरह के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम दुनिया के दूसरे कोने से ऐसा मांस आयात करने जा रहे हैं जो उन मानकों में से बिल्कुल किसी का भी पालन नहीं करता जो हम पर यहाँ पर थोपे गए हैं। किसानों के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस सरकार ने इस बड़े व्यापार समझौते के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि ये समझौता पुरानी और अप्रासंगिक शर्तों पर आधारित है और इसकी आर्थिक वृद्धि के प्रभाव बहुत सीमित हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता कृषि क्षेत्र को जोखिम में डाल सकता है, खासकर उन उत्पादकों को जो यूरोपीय मानकों का पालन करते हैं। फ्रांस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले वर्षों में किसानों को 45 बिलियन यूरो तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और यूरोपीय संघ के कृषि बजट में वृद्धि की जाएगी। हालांकि फ्रांस ने यूरोपीय आयोग से कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की थी, जिन्हें मंजूरी भी मिली है। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्या है मार्कोसुर व्यापार समझौता, जिसको लेकर कई यूरोपीय देशों के किसान विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जिसे यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी देशों के संघ के बीच किया जाएगा। मार्कोसुर में मुख्य सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिबंध कम किया जाए। इस समझौते के मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो दोनों पक्षों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, कृषि और खाद्य उत्पाद को आयात करने की अनुमति, सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में सहमति के साथ साथ दक्षिण अमेरिका देशों की यूरोपीय संघ के मुक्त बाजार में सीधी पहुंच शामिल है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन मार्कोसुर व्यापार समझौते का भविष्य यूरोपीय किसानों की चिंताओं और सुधारों के बीच अटका हुआ है। हालांकि फ्रांस जैसे देशों ने कड़े सुधारों की मांग की है, लेकिन इसका पूरी तरह से लागू होना अभी भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये काफ़ी परेशानी फ्रांस की सरकार के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर हो गई है। यूरोप के अंदर दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ जो समझौता कर रहे हैं, उस समझौते का विरोध लगातार वहाँ पर किसान कर रहे हैं। चाहे हम ग्रीस की बात करें, फ्रांस की बात करें, इन देशों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं ये जो मर्कोसुर समझौता होना है इसको थोड़ा सा डिले कर रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल वहाँ पर जो यूरोप की सरकारें हैं, यूरोपियन यूनियन में जो सरकारें वहाँ पर शामिल हैं, उन सरकारों के लिए वहाँ पर हो रही है इसको लेकर के, मर्कोसुर समझौते को लेकर के। दरअसल ये समझौता क्या है, हम कुछ ग्राफिक्स आपको पहले दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस की सड़कों पर किस तरह से वहाँ पर किसान उतरे हुए हैं। ट्रैक्टरों की लंबी कतारें वहाँ पर देखी जा रही हैं और सड़कों पर किसान जो हैं काफ़ी गुस्से में वहाँ पर हैं। मर्कोसुर व्यापार समझौता है जिसके खिलाफ किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये समझौता जो है सस्ते आयात के खिलाफ फ्रांसीसी किसानों का ये विरोध प्रदर्शन है। दरअसल ये समझौता जो है ये यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच में एक समझौता है। FTA के तरह का ये समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। और इन किसानों का ये आरोप है कि इसके बाद जो आयात है वो काफ़ी सस्ते में दक्षिण अमेरिकी देशों से यूरोपीय देशों में सामान आएगा और जो यूरोप के किसान हैं उनका सामान वहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर के, जो ये मर्कोसुर समझौता है जिसके खिलाफ किसान उतरे हुए हैं सड़कों पर, ग्रीस में उतरे हैं, फ्रांस में उतरे हैं, कुछ अन्य देशों में भी उतरे? देखिए चंद्रशेखर जी, एक तरह से मोमेंटम बन रहा है, सिर्फ इनकी जो सत्ता है उसके खिलाफ ही नहीं, बट EU के खिलाफ एक तरह से क्रिटिकल मास बन रहा है जो ये किसान उतरे हैं।
तो मुझे लगता है कि फ्रांस को और जो बाकी देश हैं, खासकर फ्रांस को, जो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है, जैसे कि मेरीन ले पेन की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टीज है, उनको शक्ति मिल रही है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक क्रिटिकल मास पैदा हो रहा है, खासकर फ्रांस में। इसी कारण फ्रांस EU को कुछ ऐसे सुझाव दे रहा है जो ये जो फार्मर्स हैं उनके पक्ष में दे रहा है। तो एक तरह से ये अब जो सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत एक तरह से बन रही है, और जो ऑपोजिशन है एक तरह से फ्रांस में, उसको एक तरह से बल मिल रहा है, तीव्रता मिल रही है। और ये प्रोटेस्ट, चंद्रशेखर जी, पहले भी यहाँ पर येलो वेस्ट के प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर्स एजिटेशन यहाँ पर हो चुकी है, ये दूसरा राउंड है। आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनने जो एक पीली टोपी पहनी हुई है, तो येलो वेस्ट के बाद अब ये येलो हैट्स का प्रोटेस्ट शुरू है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आगे तक जाएगा, और जो EU के स्टैंडर्ड्स हैं उनको कुछ करना पड़ेगा, या मर्कोसर से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से EU के लिए भी जो EU की पॉलिसी है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर, यहाँ पर सवाल यह है कि फ्रांस, कहीं ना कहीं फ्रांस की ओर से ये कहा गया है कि वो किसानों की ये जो मांग है इसको EU के सामने रखेगा, मर्कोसुर समझौते में अमेंडमेंट करने की बात कहेगा, और कहेगा कि ये उनको स्वीकार नहीं है जो वर्तमान परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ये समझौता हो रहा है। अब सवाल यह है कि फ्रांस की बात को EU कितना समझेगा, कितना मानेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि EU का एक बहुत बड़ा स्तंभ है फ्रांस, तो एक छोटा देश नहीं है। तो और EU को भी पता है कि अगर इसका समाधान नहीं निकलता तो एक तरह से EU एज ए एंटिटी, उसको खतरा एक तरह से हो जाता है, क्योंकि आपने जैसे कहा है कि एक देश में नहीं हो रहे प्रोटेस्ट, फ्रांस में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बाकी देशों में भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि EU के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपनी सर्वाइवल के लिए, अगर चाहता है, जैसे आज की स्थिति है, तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ वो बढ़ेगा। किसानों की जो चिंताएं हैं वहाँ पर इस समझौते को लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी जायज़ हैं ये चिंताएं? देखिए, EU ने जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जैसे बनाए हैं अपने, और जो खेती करने की जो प्रतिक्रिया है, उस एक तरह से जो जिस तरह से स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई और कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो एक तरह से जो मुनाफा हो रहा है फार्मर्स को, वो कम हो जा रहा है। अब सामने अगर देखते हैं कि अगर हम मर्कोसुर देशों की बात करते हैं, तो वही सामान जो है वो कम पैसे में, क्योंकि वहाँ वैसे स्टैंडर्ड्स नहीं है जैसे EU के स्टैंडर्ड्स हैं जी, तो एक तरह से काफ़ी हद तक ये जायज़ है। इसीलिए जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें सब्सिडीज़ दो, आप अगर हमें कम्पीट करना है तो आप सरकार की तरफ से सब्सिडी आनी है। लेकिन क्योंकि ये EU का डिसीजन होगा, सिर्फ एक देश का नहीं होगा, तो इसलिए बात अब EU के कटघरे में जाके बैठ गई है। लेकिन आपका जो सवाल था, मुझे लगता है कि जो डिमांड कर रहे हैं किसान, उसके अंदर एक तरह से एक सच्चाई है। प्रोसेस क्या होती है इसकी कि EU कैसे ये जो डिमांड है, अब इसको किसानों की डिमांड ना कह के हम अगर फ्रांस की डिमांड बोल दें, तो प्रोसेस क्या होती है? किस तरह से अब EU इस पे आगे काम करेगा? देखिए, कई जो ट्रीटीज होती है ना, वो एक EU जैसा संस्था है, उसने साइन की है कि दूसरे ब्लॉक के साथ, तो EU और मर्कोसुर का एक तरह से समझौता हुआ है। अब जो है, जो EU के देश हैं, वो जो बड़ी बॉडी है EU की, वो अपना प्रस्ताव वहां पर रख सकते हैं, लेकिन डिसीजन EU को लेना होगा। उसी तरह से EU फिर बात करेगा मर्कोसुर के साथ में। तो ये एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन, फ्री ट्रेड एरिया जो है बना है, FTA जो हो रहा है, वो मर्कोसुर और EU के बीच में हो रहा है। जो देश हैं, पीड़ित देश हैं, या जो इफेक्टेड देश हैं, वो EU के पास जाए जी, और फिर EU से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा मर्कोसुर के साथ। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप दोनों ही विषयों पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सोमवार से आपका ये खास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, अब नए समय पर आएगा, शाम 6:30 बजे, सिर्फ DD न्यूज़ पर। तो हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए।
नमस्कार। रूस ने पिछले साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन के एक आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के प्रयास का बदला लेने का दावा किया है। रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन में एक लक्ष्य पर हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया और रात भर यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं और ड्रोन निर्माण स्थलों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन पहले ही पुतिन के आवास पर यूक्रेनी हमले के दावे का खंडन कर चुका है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की ओर से ओरेशनिक मिसाइल हमले की पुष्टि की है और दावा किया है कि रूस ने 242 ड्रोन और 13 बैलिस्टिक मिसाइल से रात भर हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक अस्पताल के बाहर अमेरिकी सीमा गश्ती दल के एजेंटों ने एक पुरुष और एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। इससे पहले मिनेसोटा में एक आवर्जन एजेंट द्वारा महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले की जांच अब FBI कर रही है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना वेनेजुएला के खिलाफ कोई और सैन्य कार्रवाई करने से रोक दिया जाएगा। सीनेट ने इसे 52-47 से मंजूर किया, जिसमें कुछ रिपब्लिकन ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी राज्य विक्टोरिया में जंगल की भीषण आग का संकट बना हुआ है। हालात बिगड़ने पर हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। 3 लोगों के लापता होने की सूचना भी है। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर ने अमेरिकी विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि विश्व व्यवस्था लुटेरों के अड्डे में बदलने की कगार पर है, जहां शक्तिशाली जो चाहे ले लेते हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नीतियों को वैश्विक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। फ्रैंक वॉल्टर ने दुनिया से इस स्थिति को रोकने का आह्वान किया है।